हेलो बच्चों, हम बात करेंगे वान टॉप फैक्टर की। वान टॉप फैक्टर क्या होता है? उससे पहले हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, हमें फायदा क्या है इससे, इसके बारे में देखिए। अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनमें सबसे पहली है RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आती है सोल्यूट डालने पर, ज्यादा सोल्यूट डालेंगे तो ज्यादा कमी आएगी, राइट। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। अगर कोई चीज 5 डिग्री सेल्सियस पे जम रही थी जब वो प्योर स्टेट में है, अगर हम उसमें कुछ ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाएगा, राइट। इसके बाद आती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। बट अगला सवाल, इन चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़कर हमें सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट के नेचर का तो पता लगता है, पर इसके अलावा और हमें क्या पता लगता है? या मैं ये कहूं इसके अलावा कि भाई हमें सॉल्वेंट का नेचर पता लगा, सोल्यूट का नेचर पता लगा, हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो गया। इन सब के अलावा भी क्या कोई एप्लीकेशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की? तो जवाब है हाँ। इसकी एक और एप्लीकेशन है जो बहुत खास बनाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मोलिकुलर मास आपको नहीं पता, राइट, जिसका मोलिकुलर मास आपको नहीं पता, आप वो मोलिकुलर मास निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकालने में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी हेल्प करती है, राइट। देखिए कैसे, जैसे सपोज आपके पास किसी ने कोई सैंपल दिया किसी पाउडर का, मतलब व्हाइट कलर का कोई पाउडर था, व्हाइट कलर का, रेड भी हो सकता था, मतलब कोई भी कलर हो सकता था। आपको किसी सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में उसने दिया सामने वाले ने, और उन्होंने आपसे पूछा कि इस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकालिए, मतलब इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास बताइए, राइट। आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, हो सकता है पॉइजनस नेचर का हो, राइट। आपको बट इसका मोलिकुलर मास बताना है। देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये किन मॉलिक्यूल से, किन एटम से मिलकर बना है, तो ये भी एक समस्या है। देखते हैं तो हमें ये नहीं पता कि अंदर इसके कौन से एटम्स हैं, राइट। और इसका टेस्ट कर नहीं सकते, स्मेल से भी कुछ नहीं पता लग रहा कि ये क्या है, राइट। तो अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से ये बता सकते हैं कि यहां जो ये सब्सटेंस है इसका मोलिकुलर मास कितना है। लेट्स सी हाउ, देखते हैं कैसे, राइट। देखिए हमारे पास सपोज आपने दो बीकर लिए और दोनों में इक्वल अमाउंट में सॉल्वेंट ले लिया, दोनों में इक्वल अमाउंट में सॉल्वेंट ले लिया, सपोज पानी ले लिया, राइट। हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपने दो बीकर लिए, दोनों में इक्वल अमाउंट में सॉल्वेंट ले लिया, राइट। दोनों को हीट करना स्टार्ट किया, दोनों को हीट करना स्टार्ट किया। एक में, इन दोनों में से एक में आपने इसको 5 ग्राम वेट किया, 5 ग्राम इसका वेट लिया और 5 ग्राम इसमें घोल दिया। आपने इस सोल्यूट को 5 ग्राम इसमें डिसोल्व कर दिया, राइट। दोनों में थर्मामीटर लगाया ताकि बॉइलिंग पॉइंट का पता लगे। आपने देखा ये सैंपल जिसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया था, ये हिस्सा, ये बीकर में जो वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो गया, राइट। ये 100 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हमने कोई सोल्यूट ऐड कर दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सपोज ये जो मेरा सैंपल है वो 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हुआ, 105 डिग्री सेल्सियस पे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो गया और ये 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो गया, ठीक है जी, राइट। यानी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से, राइट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो 5 डिग्री सेल्सियस है। एक बात ध्यान रहे, आप इसको 5 केल्विन भी कह सकते हो, सेल्सियस या केल्विन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अगर मैं केल्विन में बदलूं तो ये कितना बन जाएगा, 373 केल्विन, राइट। ये कितना बन जाएगा, 378 केल्विन। अगर मैं देखूं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा है तो दोबारा से 5 ही मिलेगा, क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे हैं।
तो आप इस डिफरेंस को सेल्सियस में देखोगे तब भी ये उतना ही आएगा, केल्विन में देखोगे तो भी ये उतना ही आएगा। ओके, तो यहां पे मैंने देखा डेल्टा टीवी 5 केल्विन आ गया, 5 ग्राम वो सोल्यूट ऐड करने की वजह से, राइट। 5 ग्राम, भाई हम उसका वजन तो कर ही सकते हैं ना, वेट तो कर सकते हैं, राइट। हमने उसका वे किया 5 ग्राम और वो इसमें घोल दिया, राइट। चलिए अब हम देखिए उस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। देखिए उस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केवी इंटू एम। एम होता है WB ओवर MB इंटू 1/WA इंटू 1000, राइट। डेल्टा टीबी हमारा 5 आया है। वाटर का, क्योंकि हमने वाटर लिया था, कोई दूसरा सोलवेंट भी हम ले सकते थे, हमने वाटर लिया था। वाटर की केबी की अगर हम बात करें तो 0.5 के अराउंड होता है वो, राइट। 0.5 जो वाटर का केबी है, केबी का मतलब इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, वो 0.5 के अराउंड रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 0.5 ही रहेगा, चाहे हम इसमें नमक ऐड करें, चीनी ऐड करें या कोई अननोन सब्सटेंस ऐड करें, राइट। उसका जो केबी है वो फिक्स है, वो उतना ही रहेगा। अगर किसी को इस बात में डाउट है तो ये देखिए डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला होता है। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, केबी इंटू एम। इसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि केबी कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा टीबी है जब मोलैरिटी 1 हो, जब मोलैरिटी 1 हो। अब ये मोलैरिटी अगर 1 है तब डेल्टा टीबी की कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात, अगर मोलैरिटी 1 है तब डेल्टा टीबी की वैल्यू सपोज हमें 7 मिली, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 7 मिली, राइट। अच्छा, क्योंकि डेल्टा टीबी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और उसमें ऐड करूंगा उसी सॉल्वेंट में, तो दोबारा से और कुछ और, पर मैंने 1 मोल ही लिया है अगली बार भी। पहली बार नमक लिया था, अगली बार चीनी ली, राइट। चीनी लेंगे तब भी एलिवेशन आएगा, पर ये एलिवेशन उतना ही आएगा ना, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है। अमाउंट आपने अलग अलग चीजों का दोनों बार सेम लिया तो डेल्टा टीबी सेम रहेगा, राइट। और अगर डेल्टा टीबी सेम रहेगा तो इसका मतलब केबी सेम रहेगा, क्योंकि आप केबी को डेल्टा टीबी ही तो कह रहे हो, आप यही तो कह रहे हो कि केबी कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है जब मोलैरिटी 1 हो। अब मोलैरिटी 1 लेकर आप उसमें कुछ भी ऐड कर दो, डेल्टा टीबी मोलैरिटी 1 लेकर उसमें आप कुछ भी ऐड कर दो तो डेल्टा टीबी जो हमें ऑब्जर्व होगा वो हर बार सेम होगा, यानी केबी हर बार सेम रहेगा। तो वाटर का जो केबी हमारे पास पहले से है, इस बार भी वो वैल्यू वही रहेगी, राइट। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देखिए डेल्टा टीबी ये 5 इज इक्वल टू केबी की जगह 4 रख देंगे, जो भी वैल्यू हमें पता है 0.5 होती है अराउंड। WB कितना है, वेट कितना लिया था हमने, 5 ग्राम लिया था। मोलिकुलर मास ये हमें निकालना है उस सब्सटेंस का। वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं आपने 250 ग्राम पानी लिया था इंटू 1000, तो यहां से आप MB की वैल्यू निकाल सकते हो। MB क्या था, उस अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास। 100 बातों की एक बात, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो आप कहोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की सबसे बड़ी एप्लीकेशन यह है कि हम किसी अननोन सब्सटेंस की, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, उस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, राइट। अगर आप ध्यान से समझो इस बात को तो ये सब्सटेंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है कि उसके अंदर है क्या, राइट। जैसे आपसे किसी ने कह दिया नहीं ये चीनी है, दूसरा कहता है नहीं ये नमक है, राइट। एक कहता है ये नमक है, दूसरा कहता है ये चीनी है। आप कहते हो चीनी तो बड़ी होती है, मोटे दाने होते हैं, चीनी को पीस के रखा हुआ है, आपको टेस्ट करना नहीं है पर बताना है इसमें से कौन सा नमक है कौन सी चीनी है। तो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलिकुलर मास निकालिए। अगर मोलिकुलर मास 342 आता है इसका मतलब वो चीनी है, राइट। अगर मोलिकुलर मास 58.5 आता है इसका मतलब वो नमक है, राइट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, और इस मोलिकुलर मास के निकालने के बाद हम ये बता सकते हैं कि वहां कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकता है। हम श्योरली तो नहीं कह सकते क्योंकि दो से ज्यादा ऐसे सब्सटेंस मिल सकते हैं जिनका मोलिकुलर मास सेम हो, राइट, सेम हो। बट अगर आपके पास ऑप्शन दिए जाए कि या तो इसमें ये है या इसमें ये है, इसका मोलिकुलर मास इतना होता है, इसका मोलिकुलर मास इससे अलग है इतना होता है, तो आप कंफर्म इस
प्रॉपर्टी की हेल्प से आप बता सकते हो कि वहां कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं समझ में आया तो एक बात जरूर समझनी है आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से, जो कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है, इनकी मदद से हम अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन है इसकी। ओके, ये एप्लीकेशन है इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब सुनिए आगे, अब एक टॉपिक आता है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? देखो, चीनी का मोलिकुलर मास 342 है, नमक का मोलिकुलर मास NaCl का 58.5 है। राइट, आपको किसी ने नमक का सैंपल दे दिया, NaCl का सैंपल दिया और कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से आप NaCl का मोलिकुलर मास निकालो। ठीक है, राइट, आपका मोलिकुलर मास अराउंड 35 या ये मान लो आप 40 के अराउंड आ गया। आपने कहा 40 है इसका मोलिकुलर मास। बोला नहीं भाई, मैंने तो आपको नमक दिया था, नमक का मोलिकुलर मास तो 58.5 होता है, तो आपने पक्का कुछ गड़बड़ की है। आप दोबारा से कैलकुलेट कीजिए। आपने दोबारा से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से पूरा सेटअप लगाया और फिर मोलिकुलर मास निकाला NaCl का, फिर दोबारा से वो उतना ही आया, 58.5 नहीं आया। राइट, जितना होना चाहिए था उतना नहीं आया। राइट, ऐसे मोलिकुलर मास को जो हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग आए, उसकी वजह हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग आए, ऐसे मोलिकुलर मासेस को एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। दोबारा से सुनिए, with the help of colligative properties we can calculate molecular mass of unknown substances, but sometimes the molecular mass we get which is not as appropriate as it is, मतलब जितना वो था उससे अलग आया हमें, हमारे पास जो मोलिकुलर मास था। राइट, ऐसे मोलिकुलर मासेस को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। नॉर्मल चीनी आपको दी गई, चीनी का मोलिकुलर मास 342 होता है, तो वो 342 ही आया, सही आया। तो वो जो 342 आपको मिला वो नॉर्मल मोलर मास है, और जो मोलिकुलर मास था उससे अलग आप बता रहे हो कि नहीं इसका मोलिकुलर मास इतना नहीं है बल्कि इतना है। राइट, आना कुछ और चाहिए था बट आ कुछ और रहा है, तो ऐसे मोलर मास को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ठीक है बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, यहां से कंसेप्ट आता है वन टू फैक्टर का। वन टू फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। वन टू वाज द फर्स्ट हु गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में पहला नोबेल पाने वाला साइंटिस्ट वन टोफी था, बट इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। स्टीरियो केमिस्ट्री में उन्होंने कुछ किया था, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। वन टू फैक्टर क्या होता है देखिए, आई से डिनोट करते हैं। वन टू फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। राइट, व्हाट यू मीन बाय वन टू फैक्टर? आई से डिनोट करते हैं। राइट, इट इज द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, या मैं इसको ऐसे लिख सकते हो MC अपॉन MO। अब MC और अवर MO या कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास होता क्या है? कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास वो है जो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पता है। जैसे NaCl का मोलिकुलर मास 58.5 होता है, तो 58.5 कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास है। जब आपने उसे कैलकुलेट किया तो वो आया, मान लेते हैं 38 आया। ऑब्जर्व किया, जब आपने उसे कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, लैब में जाकर चेक किया, तो लैब में जो आपको ऑब्जर्व हुआ वो MO है, ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है। कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेट किया कि भाई इतना आना चाहिए, राइट, इतना आना चाहिए, तो वो है कैलकुलेटेड। पूरा ऑब्जर्व किया। सर ऑब्जर्व कैसे किया? लैब में जाकर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो आपको ऑब्जर्व हुआ दैट इज ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। राइट, ओके, तो इसका जो रेशियो है वो वन टू फैक्टर कहलाता है। राइट, अगर आपके पास नॉर्मल मोलर मास आ रहा है, चीनी का 342 होता है, 342 ही आया, कैलकुलेट किया तो भी 342 आया, ऑब्जर्व किया, लैब में जाकर कैलकुलेट किया तो भी 342 आया, तो वन टू फैक्टर की वैल्यू 1 हो गई।
राइट ओके। तो वन टॉप फैक्टर जिसे हम आई से डिनोट करते हैं इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, राइट, एमसी अपॉन एमओ, आप ऐसा कह सकते हो। इसमें एक और फॉर्मूला आएगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे, पर पहले इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिजल्ट अलग क्यों आया, क्या वजह थी। ऐसा नहीं आना चाहिए था, नॉर्मल आना चाहिए था। वो NaCl जो हमने ऐड किया था उसका मोलिकुलर मास 58.5 होता है, वो 58.5 ही क्यों नहीं आया, राइट। इसके लिए देखिए इसकी वजह क्या है, समझिए बच्चों। मान लो आपके पास ये सॉल्वेंट है, राइट, आपने इसमें NaCl ऐड किया, NaCl अंदर जाकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बदल गया। इसके अंदर जो सोल्यूट प्रेजेंट है वो NaCl नहीं है, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। Na का मोलिकुलर मास, Na पॉजिटिव का होता है 23, राइट, मोलर मास, और क्लोराइड का होता है 35.5। इसका मतलब जो आपको ऑब्जर्व होगा वो 23 और 35.5 के बीच में कुछ होगा। अगर ये वहां जुड़ा रहता है NaCl तो हमारा सोल्वेंट किसको ऑब्जर्व करता, NaCl को। बट अगर ये अंदर जाकर टूट गया तो हमारा सॉल्यूशन किसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसके सामने दो अलग अलग स्पीसीज है, जिसमें से एक Na पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है। वो जो हमें बता रहा है वो इन दोनों को अलग अलग देखकर तब बता रहा है। वो अगर इकट्ठा रहता तो इकट्ठे का मास बताता, अब अलग अलग है तो वो दोनों का अलग अलग मास बता रहा है, राइट। इस वजह से हमें जो मोलिकुलर मास मिला वो कुछ अलग मिला, ऑब्जर्व हुआ वो कुछ और हुआ। तो एबनॉर्मल मोलर मास होने की, मतलब एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है वो ना मिलने की वजह होती है कि कुछ चीजें सॉल्यूशन में जाकर टूट जाती हैं, डिसोसिएट हो जाती हैं। ऐसा ही नहीं है, कुछ चीजें अंदर जाकर जुड़ भी जाती है, और जब कुछ चीजें अंदर जाकर जुड़ जाएंगी तब जो मोलर मास मिलेगा वो हमें कुछ ज्यादा मिलेगा। सपोज आपने एक्स ऐड किया, या मैं आपको सीधे बताता हूं, देखो एक है एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड CH3, ध्यान से समझना बच्चों इसे, CH3COH, ये एसिटिक एसिड है, ये ऐसे रहता है CH3, मैं दो बार क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा। ये है, पानी में जाकर, पोलर सॉल्वेंट में जाकर एसिटिक एसिड टूट जाता है, एसिटेट आयन अलग, H पॉजिटिव अलग, राइट, एसिटेट आयन अलग, H पॉजिटिव अलग, ऐसे टूट जाता है, मतलब ये डिसोसिएट